नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके से जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। और हाँ, कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसी आशा के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा हुआ है कि म्यूचुअल डिवोर्स में कि ऐसा जो प्रोसेस, एक ऐसे जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है। क्योंकि जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस करके आते हैं या जो सामने निकल के आते हैं, ये थ्योरेटिकल रूप से समझाना या उनको रिवाइज करके या उनको याद कर लेना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसी इस स्थिति में अगर जो आपको लगता है कि इस तरह की जो पहले से जो डिवोर्स होने की जो स्टेप फॉलो होने वाले हैं या वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में सावधानी आपको क्या बरतनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में मैंने कभी कभी ये भी देखा हुआ है कि हस्बैंड ने मुकदमा फाइल किया या वाइफ ने फाइल किया, कोई भी किसी भी पक्ष पे कोई भी आरोप नहीं लगाता, एलिगेशन नहीं लगाता, कोई कितना भी अच्छा हो या कोई कितना भी खराब हो। क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स में सेक्शन 13B में उसका मतलब ही है कि कोई किसी तरीके से कोई भी किसी पे एलिगेशन नहीं लगाएगा। आप रजामंदी से हंसी खुशी आप एक दूसरे अलग होना चाहते हैं, इसके लिए ये एक प्रोविजन बनाया गया है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस तरीके के प्रोविजन फॉलो करने में जो आगे का जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो उसकी नियमावली कोई भी कहीं तरीके से कोई कंट्रोल नहीं की जाती है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर जो पति के पास सामान रखा हुआ उसके दहेज का और उसको एलिमनी या परमानेंट फुल मेंटेनेंस के रूप में जो भी अमाउंट 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख जो भी अमाउंट तय किया गया है वो अमाउंट हस्बैंड को देना है, पत्नी को। कोर्ट में ये गेम या ये प्लानिंग की जाती है कि आप पिटीशन फाइल करिए, हम सामान रिसीव कर लेते हैं और या हम पैसा रिसीव कर लेते हैं, आप उसके बाद सामान रिसीव कर लीजिए। या कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं भरोसे में लेके धोखा देके इस तरीके के अपराध अवश्य कारित किए जाते हैं जिसका कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। सामान्यतः तौर पर फॉर द एग्जाम्पल, अगर जो उदाहरण के लिए हम ये देखें कि पिटीशन तैयार की गई है हस्बैंड और वाइफ ने, वाइफ को अगर जो तैयार किया गया था या उनके काउंसिल के द्वारा तैयार किया जाता है तो हस्बैंड के काउंसिल वो पढ़ना चाहेंगे क्या गलत है क्या सही है। अगर जो कोई किसी तरीके से अगर जो कोई नफरत है या कोई विद्रोह या कोई द्वेष अगर की भावना अगर दोनों में अगर जो विद्यमान है अभी भी उपस्थित है तो दोनों की ओर से एक अजीबो गरीबो शर्तें लिखी जाती है। उन शर्तें को फुलफिल कर पाना बहुत ही असंभव है और ऐसे इस स्थिति में फिर भी ऐसी कंडीशन लिखी जाती है कि जिससे अगर जो पार्टी है वो किस तरीके से कंप्रोमाइज करे, किस तरीके से वो आगे आपके आगे आके झुके। इन सब सारे तथ्यों के आधार पर अगर जो कोई ये डिस्प्यूट समझ में आता है कि ये इस अब आके जितना नहीं लड़े वो अब लड़ लें, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। दोनों पक्षों को अब सही तरीके से पूरा फॉलो करना, लेकिन जब हस्बैंड को डिवोर्स देना तो वो उसको भरोसे में ले लेते हैं कि आप डिवोर्स तो दे रहे हैं, वो भी आपको डिवोर्स दे, दोनों लोग अलग हो रहे हैं, आप हमको अपनी डीडी दे दीजिए। डीडी हम रिसीव कर लेते हैं और हम पिटीशन फाइल करने चले रहे हैं कोर्ट में। यहीं पर सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। सबसे पहले जो आपके द्वारा जो ये पिटीशन तैयार की गई है उसमें आपको कोई भी टाइम नहीं देना है। आप एक हाथ से उधर डीडी पकड़ाइए और दूसरे हाथ से पिटीशन फाइल कराइए या उन पे साइन कराइए। कहीं कहीं मैंने ये भी दिया हुआ है कि आप भरोसे में लेके इंतजार करते हैं कि हाँ साथ में चल रहे हैं, पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, लेकिन आपकी डीडी हाथ में लेके वो कहां से गायब हो जाते हैं। आप फोन मिलाइए, फोन मिलेगा नहीं, वो बिल्कुल स्विच ऑफ आएगा। जो आपका मीडिएटर होगा वो भी उस वक्त नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपके पैसे भी चले जाएंगे, सामान तो वो ले जा चुके ही हैं, वो पहले से रिसीव कर चुके हैं कि सामान कोर्ट में तो रिसीव नहीं किया जा सकता, इतनी भीड़ भाड़ में होगी, कहाँ सामान और थाली और सारे बर्तन लेकर आएंगे। वो ऐसी स्थिति में सारा सामान कोर्ट के बाहर रिसीव कर लेते हैं। सामान भी ले लिया, आपका परमानेंट मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो भी लेके चली गई। अब आपको डिवोर्स के लिए जो पेपर पे जो पिटीशन पे साइन करना वो साइन करने नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में फिर भी अगर जो इस तरीके की अगर जो एक्टिविटी आपके साथ अगर जो हुई भी है तो आपको यहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको ये जरूर करना है कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी अगर जो कोई कोर्ट के बाहर हो रही है तो उसमें आप अपने अधिवक्ता को जरूर शामिल करें। उनको आप इंगेज करके रखें कि आपके खिलाफ कोई भी किसी तरीके से गलत ना होने पाए। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, आगे की कहानी और जो शुरू होती है। अच्छा, एक चीज और है, इन सब सारे फैक्ट में या इन सब सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में जो पैसा लगता है वो भी हस्बैंड का लगता है। अब हस्बैंड पैसा भी दे रहा है, वो अपने दहेज का जो भी सामान लगा था वो भी दे रहा है और उसके साथ में जो और भी मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है वो भी दे रहा है। फिर भी ऐसी स्थिति में उसके साथ अगर जो धोखा होता है या उसको सही तरीके से उसको मिसयूज किया जाता है
फिर भी ये कितने हद तक सही है ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लेकिन बात यहाँ पे नहीं खत्म होती कि अब आगे को प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर जो आपने पिटीशन फाइल कर रही है तो पिटीशन साथ में फाइल करिए, सामान आप साथ में एक्सचेंज कराइए, अपने परिवार वाले किसी भी व्यक्ति को आप साथ में इंगेज करके रखिए, अपने अधिवक्ता को इंगेज करके रखिए, ताकि या जिससे आपको ये आभास हो सके, या दूसरे शब्दों में हम एक कह सकते हैं जिसमें आपको ये आपके साथ उसमें धोखा ना होने पाए। तो इन सब धोखे से बचने के लिए आपको जो आगे की जो रणनीति जो सोचनी पड़ती है, जो समझनी पड़ती है, वो इस प्रकार है कि आपको हर तरीके से कंट्रोल करके रखना है। आपको 1 बाय 1 स्टेप पे आपको अवेयर रहना कि कहीं भी किसी तरीके से आपके खिलाफ या आपके विरुद्ध कोई भी धोखा ना होने पाए। एक चीज और, कभी कभी मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है, जो परमानेंट सेटलमेंट पे जो अमाउंट आप दे रहे हैं, वो वाइफ के नाम पे ना देके वाइफ के घर वालों के नाम पे दे रहे हैं। ये दूसरे शब्दों में और हम ये भी कह सकते हैं कि जो पैसा दिया जा रहा है वो हस्बैंड अपने खाते से ना देके अपने हस्बैंड जो है वो अपने घर वालों यानी मदर, फादर या अपने भाई के उसके खाते से पैसा जमा कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी डिफॉल्ट है, सबसे बड़ी गलती है। अगर जो इस तरीके की अगर जो आपने पेमेंट किया है, ये पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी और वाइफ के पास ये ऑप्शन रहेगा, ये इंटाइटल रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी पैसा नहीं दिया गया। वो इस तरीके से वो आपसे थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लॉ यानी कि कानून के संगत के हिसाब से आपसे दोबारा मेंटेनेंस लेने के लिए पूर्ण रूप से बिल्कुल हकदार है। कोई भी डिस्प्यूट होता हो तो डिस्प्यूट यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर जो कोई भी पक्ष, एक पक्ष उसको चाहता है कि हम इसको सही तरीके से जितनी जल्दी खत्म हो जाए हमें उसको फुर्सत मिले, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी चाहता है कि ये केस जो भी है ये ज्यादा दिन तक चलता रहे। वो अपने दूसरे पक्ष को या अपने स्पाउस को सही तरीके से पूर्ण रूप से को सताना चाहते हैं कि वो कोर्ट आते आते थक जाए, फिर आपसे वो पैर छू के कहे आके कि हमें जिस तरीके से जो भी देना चाहे वो दे दे, हमें अब किसी भी तरीके से कोई भी वाद या मुकदमा नहीं लड़ना है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, इन सब शर्तों को देखते हुए आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं जिससे आपके साथ धोखा ना होने पाए। क्योंकि कदम कदम पे अगर जो आपकी कोई भी जानकारी के अभाव में आपको जानकारी नहीं है तो सर्वप्रथम आप अपने अधिवक्ता को बुलाइए या उनको इंगेज करके अपने साथ रखिए, किसी भी तरीके से एक ये रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कि आपके साथ कोई भी किसी प्रकार से धोखा ना होने पाए। और इस तरीके के ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट को आप कंसीडर करते हुए और जो मैंने स्टेप बताया इनको फॉलो करेंगे तो आपके साथ धोखा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और वीडियो आपने अगर जो अंत तक देखा है, पूरा देख लिया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और ये जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर जो आपकी कोई जानकारी है या आपकी कोई समस्या है, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नंबर संपर्क करने का स्क्रीन पे है, आप उसको नोट करके प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं और आप अपने किसी भी समस्या पे आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।